अभी तक जो इस मंच का संचालन कर रहे थे, एक पुष्पमाला बनाकर एक एक पुष्प आपके समक्ष समर्पित कर रहे थे, वो डॉक्टर रसिक गुप्ता। अब जिसके नाम के आगे डॉक्टर हो तो विशेषज्ञ होता ही है। और वो भी देखिए कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं रसिक, कार्यक्रम का संयोजन किया है प्रीतम ने। और जो चेतन है, जड़ नहीं, राजेश चेतन जी इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं और हम सब पे जगदीश की कृपा बनी हुई है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या चाहिए? ये 2-2.5 साल में हम एक दूसरे से मिलते नहीं थे, पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई थी। आज हम मिले हैं तो थोड़ा प्रेम से मिलेंगे। थोड़ी देर का और कार्यक्रम है। आइए हम उस कवि को आमंत्रित करना चाहते हैं जिन्होंने सबरस में लिखा है। हास्य के नाम से, हास्य बंद के नाम से जाने जाते हैं। देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। यहाँ मंच में जितने भी लोग बैठे हैं सब अंतर्राष्ट्रीय हैं, हमें छोड़ करके। वैसे मैं भी हूँ, मैं भी भारत, हिंदुस्तान और इंडिया में कविता सुनाता हूँ, तो हमें भी आप कह सकते हो। लेकिन आइए एक वादे के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और मैंने आपको हाथ भी जोड़ लिया है। कहिएगा तो आके पैर भी छू लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे नीचे गिरना पड़ेगा। अर्थात मतलब मंच ऊंचा है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आइए उन्हें आमंत्रित करते हैं इन वादे के साथ कि भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों के दलान बनाए रखना, मुश्किलें आएंगी तो आकर के लौट जाएंगी, अपने चेहरे पे सदा मुस्कान बनाए। बोलना ना शुरू कर दें। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम मजाक में कुछ भी कहें, लेकिन मजाक मजाक है। लेकिन जब हम कविता पाठ के लिए आते तो मैं यही कहता हूं कि कष्ट किसी को पहुंचा करके बढ़ती अपनी शान नहीं। कष्ट किसी को पहुंचा करके, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा देना भैया, कि कष्ट किसी को पहुंचा करके बढ़ती अपनी शान नहीं, लिख करके 100 बार मिटाते घटे किसी का मान नहीं। कष्ट किसी को पहुंचा करके बढ़ती अपनी शान नहीं, लिख करके 100 बार मिटाते घटे किसी का मान नहीं। और कितने गोते खाने पड़ते हैं इस मन के सागर में, कितने गोते खाने पड़ते हैं इस मन के सागर में। कोरे कागज पर कुछ लिखना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान। जिंदाबाद। अरे कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? चार पंक्ति आप में से भी हो सकता है कुछ लिखते हो या कभी लिखी हो कुछ पंक्ति, पर हाथ खड़ा करें, मुझे पता लगे कि यहाँ भी ये हमारी एक बिटिया और इधर हमारे भैया ने हाथ उठाया। अब बिटिया इतना सीरियल लिखती है और पीछे बैठी थी। अगली बार तुम्हारा काव्य पाठ होगा इसी सभागार में। हमारे विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में काव्य पाठ का यही उद्देश्य है कि जो बच्चे लिखते हैं उन्हें हम राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर पर लेकर आए। उस उद्देश्य के लिए ही हम महाविद्यालयों में कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सब जो लिखते हैं वो बाद में मुझे अपना नंबर देंगे, मैं आपको अपने राष्ट्रीय कवि संगम में ऐड कर दूंगा। हमारी गोष्ठियाँ होती हैं, उन गोष्ठियों में आप आइएगा, आगे बढ़िएगा। एक दिन आपके साथ यहाँ हम काव्य पाठ करेंगे। एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है, चार पंक्तियों में बताना चाहता है भाई साहब कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन चार ही, और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही। जन्म भारत में मिले हम कभी बने हर बार ही, हम कभी बने हर बार। शानदार। हमारे देश में अरबी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अरबी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में चीनी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है, और उसके बाद तो फिर वही निकलती है, तो अपने आप ही निकलती है। लेकिन अगर किसी को किसी की कोई बात, अगर किसी को किसी की कोई बात किसी भी भाषा में समझ में ना आए तो एक बार पूछ के देख लो, हिंदी में समझाऊं क्या? इतनी शक्तिशाली हमारी हिंदी भाषा है, इसे छोड़कर हम विदेशी भाषाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मुझे याद है 2 अंग्रेज भारत आ गए, एक
बोला जी मेरे बाथरूम में 5 लाख रुपए लगे। दूसरा अंग्रेज बोला मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे। वहीं अपना एक ताऊ खड़ा था, वो बोला जी मैं सुबेरे लोटा लेके जिस खेत में जाता हूँ ना उसकी कीमत 7 करोड़ है। तब मैंने लिखा कि हमारे विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में उसे जो जवाब दिया वो जवाब आपके मन का जवाब था। तो एक बार वही तालियां बजाइएगा, बताइएगा, आदेश कीजिएगा, सुनिएगा पहले पंक्ति से कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। तो मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहते हमारी इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर। बहुत सुंदर, ये तुम्हारी संस्कृति में हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो सारे तंबाकू कूट रहे थे। तंबाकू नहीं कूटना, तालियां बजाने 4 पंक्तियां पढ़ता है। कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, रातों में तिमिर दिन में उजाला नहीं होता। और कितना भी सर झुका लो किसी तीर्थ पर मगर, कितना भी सर झुका लो किसी तीर्थ पर मगर, माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं होता। शिवाला नहीं। बहुत सुंदर लगता है। लेकिन आप उसी माँ बाप को जब बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता जी कि मित्रों ने अपने दोस्त को एक बार मजाक में कुत्ता क्या कहा। मित्रों ने, आप अक्सर कह देते हैं मजाक में, वहीं से कविता निकलती है। 2 मिनट की कविता सुनो। बहुत सुंदर कि मित्रों ने अपने दोस्त को मजाक में कुत्ता क्या कहा। वो शब्द दोस्त को इतना भाया कि बाजार गया और अपने लिए अच्छी नस्ल के 2 ऊंचे कुत्ते ले आए। अब वो कुत्ते मालिक का दिया हुआ खाना खाते थे और अगर माँ भी बेटे की गलती पर डांट दे तो उस पर भी घुर्राते थे। एक दिन माँ ने कहा बेटा अब तो मैं परेशान हो गई, आज तो मैं परेशान हो गई इन कुत्तों से, और आज तो मैंने खाना तक नहीं खाया। बेटे ने माँ की परेशानी को समझा और उसी दिन उसे वृद्धाश्रम में छोड़ाया, और उसी दिन उसे वृद्धाश्रम में छोड़ाया। अब माँ वृद्धाश्रम में और कुत्ते घर में रहते हैं। आधुनिक भाषा में शायद इसे ही कुत्तापंथी कहते हैं। इसे कुत्तापंथी कहते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, तभी मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा भाव उन्हीं के पढ़े नहीं। जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा भाव उन्हीं के पढ़े नहीं। माता पिता भेजे वृद्धाश्रम किंतु शर्म से गढ़े नहीं। अरे ईश्वर में तो रखी आस्था लेकिन वो ये भूल गए। अरे ईश्वर में तो रखी आस्था लेकिन वो ये भूल गए कि सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। सृष्टि के निर्माता माता पिता से बड़े नहीं, सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और अगर कोविड के बाद मैंने जितने कवि सम्मेलन किए हैं उनमें मैं अगर किसी को 100% नंबर देना चाहूं तो मेरी जुबान पर जो नाम आएगा वो आएगा रामजस कॉलेज। इतना अच्छा आपको बढ़िया आपको। वरना भाई साहब राजेश जी मुझे वो तिहाड़ में ले जाके कविताएं सुनवा रहे थे। मुझे तो कई बार जाना, जब मैं पहली बार राजेश जी का साथ तिहाड़ जेल गया कविता पढ़ने तो मैं उस वक्त स्कूटर पर गया। जब मैं बाहर निकला तो व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट मांग ली, मैंने उसे पीछे बिठा लिया। मैंने कहा भाई साहब आप तिहाड़ में काम करते हो? बोला नहीं मैं तिहाड़ में काम नहीं करता। मैंने कहा अच्छा आपका कोई रिश्तेदार बंद होगा? बोला नहीं भाई साहब मैं खुद ही बंद था। मैंने कहा क्या करते हो? बोला मैं जेब काटता हूँ। मैं घबराया मगर जेब में 8500 रुपये रखे, अभी मामला साफ कर दिया। मेरी घबराहट देख के बोला कवि जी घबराओ मत, घर जाके अपने 8500 पूरे गिन लेना। मैंने कहा इससे कैसे पता लगा? घबराहट दुगनी होगी भाई साहब। उसी घबराहट में लाल बत्ती पार कर गया।
एक ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, बोला 100 रुपए का चालान कटेगा। उस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने खुशी चालान कटवाया। मैंने जेब में से निकाले, मैंने कहा रुपए गिन दूं, चेक हो जाएंगे। गिने तो भाई साहब पूरे थे, 100 का चालान कटवा के बाकी के रुपए मैंने अंदर अपनी गुप्त जेब में लगाए। पुरुषों के पास है गुप्त जेब होती। और जब मैं चलने लगा, बोला कवि जी मेरी वजह से आपका 100 रुपए का चालान कटा, ये पकड़ो 100 रुपए। मैंने कहा तेरे पास कहां से आए? तिहाड़ जेल में तो सिक्के तक नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? अभी आपने 100 रुपए का चालान नहीं कटवाया। मगर पुलिस वाले का मामला साफ कर दिया। अरे मैंने कहा ये क्या कर दिया? अरे भैया उस चालान पे मेरा नाम लिखा है, मेरा एड्रेस लिखा है, मेरा फोन नंबर लिखा है, वो मुझे घर से उठा लेंगे। बोले जी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होगा? बोला जी मानो। मैंने कहा ऐसे कैसे मानूं? नो बोला नहीं मानते तो लो चालान बुक भी रख लो। ऐसे ऐसे छटे हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, पिछले दिनों को ट्रैफिक पुलिस अपना सप्ताह मना रही थी। उन्होंने एक व्यक्ति गाड़ी रोको, बोले गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। उन्हें घबरा के गाड़ी रोकती, बोला घबराओ मत, आपने लाल बत्ती भी पार नहीं की, आपकी स्पीड कंट्रोल में है, आपने सीट बेल्ट भी लगा रखी है, हम ट्रैफिक पुलिस सप्ताह मना रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। अब आप बताइए सबसे पहले इस 1000 रुपए का क्या करेंगे? बोला जी लाइसेंस बनवाऊंगा। साथ में बैठी थी उसकी माँ, बोली हाँ लाइसेंस बनवाएगा। और जो मकान मालिक 1 हफ्ते से चक्कर काट रहा है, उसका किराया तेरा बाप देगा। दारू पी के कुछ भी बोलता रहता है। बोला अच्छा शराब भी पी रहा। इतने में पिताजी की आंख खुल गई और सामने पुलिस वाले को देखते बोला मुझे पता था चोरी की गाड़ी में ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें देशभक्ति नहीं हो सकती। मैंने जेब कतरों के अंदर भाई साहब देशभक्ति देखी और 4 पंक्तियों में बांधा उनको कि जेब कतरे का बेटा बोला, जेब कतरे का बेटा बोला हे ईश्वर, नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तालियां खुलेगी अभी अंतिम पंक्ति पे, मुझे तो बस हर जन्म भारत में मिले। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। कसम से बता रहा हूं, बिल्कुल आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक लड़की ने मुझसे कहा था क्या आप मेरे लिए भी प्रेम की 4 पंक्तियां लिख सकते हैं? मैंने कहा जी मैं तो हास्य का कभी हूँ, हास्य लिखता हूँ। बोले जी कोशिश करो। तो मैंने उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, अब तो मैं सब लिख लेता हूँ। तो उस वक्त मैंने जो 4 पंक्तियों की कोशिश की, सुनिएगा वो 4 पंक्तियां कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, अच्छा मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, और झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। मैं सच्ची बता रहा हूँ, उसी दिन वो कॉलेज लड़की कॉलेज छोड़ गई। ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार। हम तो देखो हरियाणा में तो हाथ से बिखरा पड़ा है। मुझे याद आ गया कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया। एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। बहुत सुंदर। समय की सीमाएं हैं, समय बहुत हो गया और चाहे तो हम घंटों कर सकते हैं, लेकिन हमें आदरणीय राजेश चेतन जी तक यात्रा करनी है। वो इस कार्यक्रम की जिल्द बांधेंगे। मैं चाहता हूं कि 3-4 मिनट की एक कविता पढ़ के मैं स्वागत है भैया, स्वागत। राजेश जी को मैं आमंत्रित करूं। स्वागत। मैंने पत्थर पर एक कविता लिखी, मेरा मन है वो कविता आज बहुत शानदार कविता। मुझे एक बार आपने बहुत शानदार कि मैं एक पत्थर हूँ, मानव जन्म से ही मेरा गहरा नाता है और मेरा नाम लेने पर हर कोई थर-थर कांप जाता है। दंगा फसाद हड़ताल में मुझे विशेष इज्जत मिलती है और मुझे इस्तेमाल करके ही दंगाइयों की तबीयत खिलती है। इस्तेमाल करके ही दंगाइयों की तबीयत खिलती है।
मक्का में शैतान पर पत्थर मारने के लिए सारी दुनिया से लाखों लोग करोड़ों खर्च करके आते हैं और मेरे माध्यम से ही सदियों पुरानी परंपरा निभाते हैं, और मेरे माध्यम से ही सदियों पुरानी परंपरा निभाते हैं। विश्व का 8वां आश्चर्य जिस पर दुनिया करती है नाज, मेरा ही मार्बल का रूप तराश दिया तो दूध में नहाया हुआ ताज, तराश दिया तो दूध में नहाया हुआ ताज। लैला ने भी कहा कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, लैला ने भी कहा कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, क्या मैं रह गया हूं सिर्फ मजनू का खून बहाने को। अरे मुझे इस्तेमाल करो सिर्फ मानवता के लिए, जैसे सर छुपाने को कोई घर बनाने को, जैसे सर छुपाने को कोई घर बनाने। सुना है जब किसी की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं तो उसमें से कुछ नेता तो कुछ मंत्री बन जाते हैं। मानव वैज्ञानिक बनकर मंगल तक भी होकर आया है, लेकिन वहां से भी सिर्फ मेरे ही कुछ नमूने लाया है, लेकिन वहां से भी सिर्फ मेरे ही कुछ नमूने लाया। प्राचीन काल से ही लोगों को पत्थर का महत्व समझ में आता था, इसीलिए तो इतिहास शिलालेखों पर लिखा जाता था। हो सकता है कल कोई ऐसा जंजल आए कि सब नष्ट हो जाए, तब दुनिया में सिर्फ शिलालेख ही रहेंगे और मानव के इतिहास की कहानी कहेंगे। काश ये बात यदि आतंकवादियों की समझ में आती तो तालिबान में भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां यूं न तोड़ी जाती। उन मूर्तियों को तोड़ने से, उन मूर्तियों के तोड़ने से वो समझते हैं कि इंसानियत सदा सदा के लिए सो गई। अरे यहाँ तो भगवान राम के छूने से पत्थर की अहिल्या भी जीवित हो गई, राम के छूने से पत्थर की अहिल्या भी जीवित। मैं तुच्छ होते हुए भी नदी के प्रचंड वेग का मुकाबला कर लेता हूँ, और कई बार तो घिस घिस कर स्वयं ही शिवलिंग का रूप धर लेता हूँ, और कई बार तो घिस घिस कर स्वयं ही शिवलिंग का रूप धर लेता हूँ। मैं किसी बड़े से बड़े शिल्पी के घमंड को अपने छोटे से टुकड़े द्वारा पल भर में चूर कर सकता हूँ, और कभी ग्रेनाइट की पॉलिश द्वारा खुद शीशे का रूप धर सकता हूँ, और कभी ग्रेनाइट की पॉलिश द्वारा खुद शीशे का रूप धर सकता हूँ। जिस प्रकार घर बनाने वाले खुद बेघर होते हैं, लेकिन उन घरों के नीचे उनका खून पसीना गड़ा होता है, उसी प्रकार नींव का पत्थर खुद नजर नहीं आता, लेकिन पूरा भवन उसी नींव के पत्थर पर खड़ा है। चाहे कितनी ही ढलान हो, मैं बस ट्रक कार की ओट बन जाता हूँ और अपनी छाती पर टना वजन हंसते हंसते सह जाता हूँ। इतना करने पर भी मानव न जाने किस हवा में बहता है, और मेरा कलेजा तो तब फटता है जब कोई किसी को पत्थर दिल इंसान कहता है। जब कोई मुझे राह में फेंक दे तो भी ठोकर खाने वाला मुझे ही भला बुरा कहता है, लेकिन पत्थर होते हुए भी मेरा दिल इंसान की तरह किसी से बदला नहीं लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे वहीं छोड़ बार बार ठोकर खाते हैं। अरे ऐसे इंसान जीवन में सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। अरे राह में मुझे यूं छोड़ जाने के पीछे कोई तर्क होना चाहिए। अरे इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अरे इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जरा सोचो, पत्थरों के बिना नल नील लंका जाने के लिए पुल कैसे बनाते, और बिना पुल बने श्री राम लंका पर विजय की खुशी कैसे मनाते। इसी प्रकार जब कोई अनोखा काम करके दिखाता है तो वो मील का पत्थर कहलाता है, तो वो मील का पत्थर कहलाता है। जय श्री राम। की अंतिम पंक्तियां जिसके लिए मैंने कविता लिखी कि जब कोई सड़क बनाने वाला मुझ पर हथौड़ा बजाता है, चोट करता है, मैं तब भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। अरे खुद टूट जाता हूं, लेकिन तोड़ने वाले का दिल नहीं तोड़ता। लेकिन मेरा दिल तो तब टूटा, लेकिन मेरा दिल तो तब टूटा जब कश्मीर ने भारत के खिलाफ लगाए नारे और देश की रक्षा के लिए तैनात सेना पर पत्थर मारे, और देश की रक्षा के लिए तैनात सेना पर पत्थर मारे। उस वक्त कविता की अंतिम दो पंक्तियां आपको सौंपता हूं। उस वक्त मैं अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोता हूं,
और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूँ, और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूँ, और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूँ। और लीजिए, मैं देश के उस बड़े अंतर्राष्ट्रीय कवि को मैं बुलाना चाहता हूँ जो मोटिवेशन